दिल्ली में जस्टिस यशवंत वर्मा जी का जो केस हुआ है, जिसमें उनके घर पे आग लगने पे जो एक बड़ा कैश का एक पाइलअप बरामद हुआ था, उसमें बेसिकली एक नया क्वेश्चन या नया डिस्कशन स्टार्ट हो गया है। वो इस क्वेश्चन के अराउंड कि जजेस के एसेट्स के डिक्लेरेशन को लेके क्या नॉर्म्स हैं और क्या नॉर्म्स होने चाहिए। क्या जजेस को अपने जो एसेट्स हैं उनको डिक्लेयर करना चाहिए, क्या उन्हें अपने एसेट्स के जो हैं वो पब्लिकली उनको बताना चाहिए, रिवील करना चाहिए। इस बात को लेके एक बहुत बड़ा डिस्कशन स्टार्ट हो गया है और यही डिस्कशन आज हमको करना है कि एग्जिस्टिंग फ्रेमवर्क क्या बोलता है जजेस के एसेट्स के डिक्लेरेशन को लेके। So before we start the discussion, just a brief update और just a brief information reminder, ये एक पेज है जो मेरे बारे में आपको इन्फॉर्मेशन देता है। ये दिस इज़ मी डॉक्टर अपूर्व नायक एंड ये मेरी पूरी बैकग्राउंड हिस्ट्री है जो मेरे बारे में आपको शायद पता हो तो आपको मुझे जानने में और अच्छी हेल्प मिलेगी। सो प्लीज़ डू रीड इट, पॉज करके वीडियो जब भी आप इससे जानना चाहते हैं, अगर आप इंटरेस्टेड हो मेरे बारे में कुछ जानने के लिए। द अनदर इंपॉर्टेंट थिंग इज़ अ मेंटरशिप प्रोग्राम। वी हैव स्टार्टेड विद अ मेंटरशिप प्रोग्राम जिसकी रजिस्ट्रेशन करेंटली ओपन है, जिसमें हम 2 प्रोग्राम रन कर रहे हैं, एक फाउंडेशन जीएस प्रोग्राम और एक मेंस मेंटरशिप प्रोग्राम। फाउंडेशन जीएस प्रोग्राम जो है ये बेसिकली उन एस्पिरेंट्स के लिए है जिन्होंने अभी यूपीएससी की प्रिपरेशन स्टार्ट की है। दे डोंट हैव एनी क्लू कि किस सब्जेक्ट को कब किस तरीके से कवर करना चाहिए और कोई भी डाउट वगैरह क्लियरेंस की उनको सपोर्ट की ज़रूरत है। वो सारा A to Z सपोर्ट यहाँ पे फाउंडेशन जीएस मेंटरशिप प्रोग्राम में मिलेगा। जबकि मेंस मेंटरशिप प्रोग्राम उन लोगों के लिए है मेनली जिन्होंने अपने फाउंडेशन सब्जेक्ट कंप्लीट कर लिए हैं बट दे डोंट हैव अ क्लू कि मेंस की प्रिपरेशन डेडिकेटेडली या सिस्टमेटिकली कैसे की जाती है। आंसर राइटिंग के लिए उन्हें सपोर्ट की ज़रूरत है और मेंस का सिलेबस टाइमली मैनर में कंप्लीट करने के लिए उनको नीट की ज़रूरत है सपोर्ट की। सो ये दोनों ही प्रोग्राम में 1-to-1 मेंटरशिप, 1-to-1 गाइडेंस, पर्सनली मैं आपको खुद गाइड करूँगा A to Z जब तक आपकी पूरी चीज़ें कंप्लीट नहीं हो जाती, फुल कमिटमेंट, डेडिकेशन, डिसिप्लिन और सिंसियरिटी के साथ। अगर आप इसकी दोनों में से किसी भी कोर्स के लिए रजिस्टर करना चाहते हैं या इंक्वायर करना चाहते हैं कुछ भी, तो आप मुझे इस नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं। मैं पर्सनली खुद आपको इस चीज़ का रिप्लाई दूंगा। इस पूरे कोर्स में मैं आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत बड़ी एक लेने वाला हूँ, जिसके लिए आई एम पर्सनली प्रिपेयर्ड एंड आई वॉन्ट यू टू बी प्रिपेयर्ड ऑल्सो। सो ये केस की डिस्कशन की स्टार्ट करते हैं। तो ये जो डिस्कवरी हुई थी इसमें बेसिकली इंडिया की जो हायर जुडिशरी है उसको लेके कई सारे कंसर्न खड़े हुए थे। अमंग ऑल द थिंग्स जितने भी डिस्कशन चालू हुए थे उसमें सबसे बड़ा क्वेश्चन आया है, सबसे बड़ा स्ट्रॉन्ग पॉइंट मिला है उन लोगों को जो हमेशा से इस बारे में बात करते रहे हैं कि जजेस की एसेट्स और लायबिलिटीज़ जो हैं वो पब्लिक डोमेन में होनी चाहिए। दूसरे पब्लिक सर्वेंट्स जो होते हैं, दूसरे पब्लिक सर्वेंट्स में आते हैं 2 लोग, जैसे कि पॉलिटिशियंस हो गए और दूसरा MPs और MLAs, और दूसरे होते हैं हमारे ये ब्यूरोक्रेट्स, ऑफिसर्स जो होते हैं। दूसरे पब्लिक सर्वेंट्स की तरह जजेस जो हैं ये किसी भी टाइप की इन्फॉर्मेशन पब्लिक में देने के लिए उनके ऊपर कोई कंपल्शन नहीं होता, जबकि दूसरे टाइप के पब्लिक सर्वेंट्स के लिए कंपल्शन होता है। और मेजॉरिटी ऑफ केसेस में जजेस ने अपने एसेट्स या लायबिलिटीज़ कहीं पे भी पब्लिसाइज नहीं करे हैं। अगर हम बात करें सुप्रीम कोर्ट के स्टैंड की कि सुप्रीम कोर्ट का इस बारे में क्या मानना है, तो 1997 की एक मीटिंग हुई थी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया JS वर्मा के अंडर में, जिन्होंने एक रेजोल्यूशन अडॉप्ट किया था जिसमें उन्होंने ये बोला था कि हर जज को अपने जितने भी एसेट्स हैं किसी भी फॉर्म में जो उनके नाम पे हैं या उनके स्पाउस के नाम पे हैं या उनके कोई भी पर्सन जो उनके ऊपर डिपेंडेंट हैं, उनको वो सारे एसेट्स का डिक्लेरेशन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को करना चाहिए। ये एक एसेट नहीं था, ये कॉल नहीं था पब्लिक डिस्क्लोजर के लिए, सिर्फ एक डिस्क्लोजर था। मतलब यहाँ पे जजेस को ये बोला गया था कि आपको पब्लिक में अपने एसेट्स डिस्क्लोज नहीं करने हैं, सिर्फ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को अपने एसेट्स जो हैं वो बताना है। बाद में सितंबर 2009 में एक फुल मीटिंग में, सुप्रीम कोर्ट की एक फुल बेंच मीटिंग में उन्होंने ये रिजॉल्व किया था कि जजेस जो हैं कोर्ट की वेबसाइट पे अपने एसेट्स को डिक्लेयर करेंगे, लेकिन उसमें ये चीज़ भी लिखी गई थी कि ये जो जजेस अपने डिक्लेयर करेंगे एसेट्स वो प्योरली वॉलंटरी बेसिस पे होगा। मतलब अगर सुप्रीम कोर्ट का कोई जज अपने एसेट्स को पब्लिकली वेबसाइट पे, सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट्स पे डिटेल में नहीं लिखना चाहता तो उसके ऊपर कोई कंपल्शन नहीं होगा, ये प्योरली वॉलंटरी बेसिस पे है। सुप्रीम कोर्ट के जजेस अपनी आप को ट्रांसपेरेंट रखने के लिए, अपनी ट्रांसपेरेंसी मेंटेन रखने के लिए ये चीज़ कर सकते हैं। ये डिक्लेरेशन जो है ये उसी साल नवंबर में सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट में भी डाला था और कुछ हाई कोर्ट्स ने फॉलोअप करके भी अपनी अपनी वेबसाइट पे डाला था कि जो भी जज उनके हाई कोर्ट के जो पब्लिक डोमेन में अपने एसेट्स और लायबिलिटीज़ को रखना चाहते हैं वो कोर्ट की वेबसाइट पे अपनी डिक्लेरेशन जो है वो प्रेजेंट करा सकते हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट की जो वेबसाइट है वो 2008 से लेके अभी तक अपडेट नहीं हुई है। लास्ट अपडेट इसका 2018 का हुआ था और इनफैक्ट वेबसाइट में किसी भी करंट जजेस जो हैं, अभी सुप्रीम कोर्ट में जो भी जजेस हैं उनमें से किसी भी जज के डिक्लेरेशन जो हैं, पब्लिक एसेट्स के डिक्लेरेशन जो हैं वो नहीं है।
इसमें सिर्फ 28 जजेस की एक लिस्ट दी हुई है, जिसमें 33 में से जिन्होंने अपने डिक्लेरेशंस जो हैं एसेट के वो सीजेआई को दिए हैं। मतलब सुप्रीम कोर्ट के जो 33 जजेस हैं उनमें से 28 जजेस ने, सिर्फ 28 जजेस ने उनकी नाम की लिस्ट हैं, और ये वो जजेस हैं जिन्होंने अपने एसेट सीजेआई को डिक्लेयर करे हैं, नॉट टू द पब्लिक। इसके अलावा पुराने जो जजेस थे, फॉर्मर जो जजेस थे जिनके डिक्लेरेशन डले भी हुए थे पब्लिक डोमेन में वेबसाइट में, वो सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट से हटा दिए गए हैं। ये इसके बावजूद, मतलब ये इस फैक्ट के बावजूद कि 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला था कि जजेस के पर्सनल एसेट और लायबिलिटीज़ जो हैं वो पर्सनल इन्फॉर्मेशन नहीं है, वो पब्लिक इन्फॉर्मेशन है। मतलब 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने खुद ने ये माना कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस जो हैं उनकी जो एसेट्स और लायबिलिटीज़ की डिटेल जो हैं वो होंगी, वो कहने के लिए पर्सनल है बट एक्चुअली पर्सनल नहीं है। बीइंग इन सच अ position of authority and power and responsibility, their information related to their assets and liabilities should be in public domain। ये वो केस था जो 2019 में स्टार्ट हुआ था, ये जहाँ पे आरटीआई एक्टिविस्ट सुभाष चंद्र अग्रवाल जी ने एक आरटीआई एप्लीकेशन फाइल करी थी सुप्रीम कोर्ट में, जहाँ पे उन्होंने ये बोला था कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस को अपने एसेट्स जो हैं वो सीजेआई को डिक्लेयर उन्होंने करे हैं कि नहीं, जैसा कि उन्होंने 1997 में रिजॉल्व किया था। अगर हम हाई कोर्ट की बात करें तो इस साल मार्च 1 की अगर हम बात करें तो अभी करेंटली दिस मंथ, अभी मार्च मंथ की अगर मैं बात करूं तो 1 मार्च को इंडिया के जितने भी हाई कोर्ट्स हैं, अगर उनके जज को टोटल करूं तो करेंटली इंडिया में 770 हाई कोर्ट जजेस हैं, जिनमें से सिर्फ 97 जजेस 7 हाई कोर्ट से बिलोंग करने वाले सिर्फ 97 जजेस ने अपने एसेट्स और लायबिलिटीज़ पब्लिक में डिक्लेयर करके रखे हैं, विच इज़ लेस देन 13% ऑफ ऑल द हाई कोर्ट जजेस। अगर आप 97 को 770 से डिवाइड करेंगे 97 को, तो उस केस में आपको ये पता चलेगा कि ये सिर्फ 13% कॉन्स्टिट्यूट करता है हाई कोर्ट जजेस का। मोस्ट ऑफ द हाई कोर्ट्स इन कंट्री जो हैं वो अपने जजेस के एसेट और लायबिलिटीज़ के पब्लिक डिस्क्लोजर के अगेंस्ट में हैं। जैसे उत्तराखंड हाई कोर्ट ने 2012 में एक रिजोल्यूशन पास किया था जिसमें उन्होंने ये बोला था कि उनके जजेस के डिस्क्लोजर ऑफ एसेट के, आरटीआई के अंदर में जजेस के डिस्क्लोजर ऑफ एसेट के वो टोटली अगेंस्ट में है। मतलब वो इस चीज़ के टोटली खिलाफ है कि कोई आरटीआई एप्लीकेशन लगा के किसी जज के एसेट या लायबिलिटी की इन्फॉर्मेशन मांग सके। इंडियन एक्सप्रेस नाम का जो न्यूज़पेपर है, उन्होंने भी एक आरटीआई एप्लीकेशन फाइल करी थी इलाहाबाद हाई कोर्ट में, जिसमें उन्होंने जजेस के एसेट और लायबिलिटीज़ की इन्फॉर्मेशन मांगी थी, लेकिन कोर्ट ने ये रिक्वेस्ट रिजेक्ट कर दी, ये बोल के कि जजेस जो हैं या कोर्ट्स जो हैं ये आरटीआई एक्ट के बाहर आते हैं। इस न्यूज़पेपर ने, इंडियन एक्सप्रेस ने ही बहुत सारी एप्लीकेशन अलग अलग हाई कोर्ट में भी फाइल करी थी, राजस्थान, बॉम्बे, गुजरात, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, गुवाहाटी, सिक्किम हाई कोर्ट, लेकिन इन सब को यहाँ से सिमिलर, इंडियन एक्सप्रेस को इन सारे हाई कोर्ट से सिमिलर रिस्पांस दिया, जिसमें उन कोर्ट्स ने रिजेक्ट कर दिया कि आरटीआई एप्लीकेशन के अंदर में उनके जजेस आते हैं और इसलिए उन्होंने इन्फॉर्मेशन देने से मना कर दिया। पार्लियामेंट कमेटी ऑन पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंसेज एंड लॉ एंड जस्टिस, उन्होंने 2023 में ये रिकमेंड करा था कि ऐसा एक बिल निकाला जाना चाहिए जो ये जजेस के लिए मैंडेटरी करे कि उनको अपने एसेट्स और लायबिलिटीज़ की इन्फॉर्मेशन देनी ही पड़ेगी। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस के लिए उन्होंने ये बिल निकालने का प्रपोजल दिया था, लेकिन तब से लेके अभी तक उस रिकमेंडेशन पे कोई भी प्रोग्रेस नहीं की गई। जजेस को लेके हमने ये जो सिचुएशन देखी जहाँ पे वो इन्फॉर्मेशन डिनाई करने की पूरी कोशिश करते हैं पब्लिक एसेट्स की, जो जजेस हैं उनके पब्लिक एसेट्स की, वो पब्लिक सर्वेंट से टोटली डिफरेंट है। जैसे हम अगर कंपेयर करते हैं दूसरे पब्लिक सर्वेंट से जजेस को, तो पब्लिक सर्वेंट्स के लिए मैंडेटरी है कि वो अपने एसेट्स जो हैं वो डिक्लेयर करें, और ये इन्फॉर्मेशन ऑर्डिनरी सिटीजन्स के लिए भी ईजिली एक्सेसिबल होती है। आरटीआई एक्ट 2005 ने बेसिकली ट्रांसपेरेंसी प्रमोट करने के लिए यहाँ पे एक बहुत बड़ा काम किया था। इसके अंदर में आरटीआई एक्ट में गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को हर साल अपनी जो उनकी जो कंट्रोलिंग अथॉरिटीज़ होती है उनको हर साल अपने एसेट्स जो हैं वो डिक्लेरेशन के फॉर्मेट में देने होते हैं, और मेजॉरिटी ऑफ केसेस में ये जो डिक्लेरेशन होते हैं ये पब्लिक डोमेन में अवेलेबल भी होते हैं। कई सारे स्टेट्स जैसे कि गुजरात, केरला, मध्य प्रदेश, यहाँ पे बहुत स्ट्रिक्ट प्रोविजंस हैं कि वहाँ पे जो स्टेट लेवल के ऑफिसर्स हैं उनको अपने मैंडेटरी हर साल एसेट्स जो हैं वो पब्लिक डोमेन में डिक्लेयर करने होते हैं।
यूपीए 2 गवर्नमेंट जो आई थी 2019 से 14 के बीच में, इन्होंने ये नॉर्म बना दिया था यूनियन मिनिस्टर्स के लिए भी, इंक्लूडिंग द प्राइम मिनिस्टर, कि वो हर साल अपने एसेट्स के और लायबिलिटीज़ के फुल डिक्लेरेशन जो है प्राइम मिनिस्टर ऑफिस को सबमिट करेंगे। आज की डेट में ये सारी इन्फॉर्मेशन जो है ये पीएमओ की वेबसाइट पे भी अवेलेबल है, और इसको बहुत सारी स्टेट गवर्नमेंट्स ने भी फॉलो किया था, जहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट्स के मिनिस्टर्स जो हैं वो अपनी इन्फॉर्मेशन जो है वो स्टेट की वेबसाइट पे जो है डिक्लेरेशन देते हैं। सिमिलरली मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स जो हैं वो भी अपने डिक्लेरेशन जो हैं वो स्पीकर को देते हैं। मेंबर ऑफ पार्लियामेंटेरियंस के केस में, लोकसभा के केस में एमपीज़ जो हैं अपने एसेट्स लायबिलिटीज़ की डिक्लेरेशन स्पीकर को देते हैं हर साल, और राज्यसभा एमपीज़ जो हैं वो हाउस के चेयरपर्सन को देते हैं। ये सब वैसे तो पब्लिक में नहीं रखे जाते डोमेन में, मतलब एमपीज़ की जो एसेट लायबिलिटीज़ की डिटेल है जो वो हर साल सबमिट करते हैं वो पब्लिक डोमेन में तो नहीं रखी जाती जनरली, लेकिन अगर आप आरटीआई एप्लीकेशन लगाते हैं तो आरटीआई एप्लीकेशन के थ्रू ये इन्फॉर्मेशन आप एक्सेस कर सकते हैं, और ये सिचुएशन मोस्ट ऑफ द स्टेट में हमको देखने के लिए मिलती है। और ना सिर्फ इलेक्टेड एमपीज़ या इलेक्टेड मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एंड इलेक्टेड एमएलएस, ये सिचुएशन या ये कंडीशन जो लोग इलेक्शन लड़ रहे हैं पार्लियामेंट और स्टेट असेंबली के, उनके ऊपर भी अप्लाई होती है। 2002 में सुप्रीम कोर्ट ने एक रूलिंग दी थी जिसमें उन्होंने ये बोला था कि जो भी पर्सन एमपी या एमएलए का इलेक्शन लड़ना चाहता है उसको अपने सारे एसेट और लायबिलिटीज़ जो है वो नॉमिनेशन पेपर्स के साथ दाखिल करने पड़ेंगे और अवेल कराने पड़ेंगे, और अगर इसमें कोई एरर होती है, कोई भी पर्सन अगर अपनी कोई भी एसेट या लायबिलिटी छुपाने की कोशिश करता है तो उस केस में उनके जो नॉमिनेशन है, कैंडिडेट के जो नॉमिनेशन है वो फेल भी हो सकते हैं, रिजेक्ट भी हो सकते हैं। तो अगर इस हिसाब से देखा जाए तो हमको पता चलता है कि पार्लियामेंटेरियंस या फिर एमपीज़ हों, चाहे एमएलएज़ हों, चाहे स्टेट लेवल के या यूनियन लेवल के जो ऑफिशियल्स हों, इन सब के लिए ये मैंडेटरी है कि वो अपनी इन्फॉर्मेशन जो है पब्लिक डोमेन में रखें, और आप आरटीआई एप्लीकेशंस के थ्रू उनकी एसेट और लायबिलिटी की इन्फॉर्मेशन को एक्सेस कर पाएँ। लेकिन जब जजेस की या जुडिशरी की बात आती है तो ये चीज़ वहाँ पे पब्लिक डोमेन में एक्सेस नहीं की जा सकती आरटीआई एप्लीकेशन लगा के भी। और यही चीज़ जुडिशरी के ऊपर क्वेश्चन मार्क करती है या क्वेश्चन मार्क रखती है कि ऐसा इंस्टीट्यूट जिसके ऊपर हमने पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी रखी हुई है डेमोक्रेसी प्रिजर्व करके रखने की, और जो करप्शन है या फिर जो भी नॉन लीगल एक्टिविटीज़ होती हैं उसको कैचअप करने की, अगर आगे ही रहता है तो उस केस में हम इस इंस्टीट्यूशन को प्योर कैसे माने। ये था डिस्कशन जजेस के पब्लिक एसेट की इन्फॉर्मेशन को लेके। अगर आपको ये डिस्कशन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ डू लाइक द वीडियो एंड ऑल्सो शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स हु आर प्रिपेयरिंग फॉर द एग्ज़ाम। अगर आप हमारे चैनल के सब्सक्राइबर नहीं हैं तो डू सब्सक्राइब टू द चैनल ऑल्सो इफ़ यू हैवंट टिल येट। इस लेक्चर की अगर आप पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम पे एक चैनल है जिसकी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप उस चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा हमारा एक इंस्टाग्राम का पेज है, आप उसे भी फॉलो कर सकते हैं हमारी तरफ से रेगुलर अपडेट के लिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।